students. This is Dr. Mati. I'm a teacher for social sciences. आज हम हिस्ट्री में हमने कल चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था जिसका नाम था, इनफैक्ट हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था, रूलिंग द कंट्री साइड। एंड इसमें हमने कल पढ़ा था कंपनी बिकम्स अ दीवान। इसमें मैंने आपको ये समझाया था कि कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दीवान का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टैक्सेशन राइट्स। तो इसका मतलब ये है कि तो जो सारे टैक्स होते हैं, जो सारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसके पास आ गई? वो इंडियन से लेके उठ के मुगल से पहले नवाब के पास, नवाब से लेके उसके बाद कंपनी के पास आ गए। ताकि इन्होंने सोचा, क्योंकि इनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो इंडिया इंग्लैंड से गुड्स एंड सर्विसेज ला रहे थे, तो उनको इंडिया में वो चीज़ें बेचने के लिए या इंडिया में से चीज़ें खरीदने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर चाहिए होता था, जो इंग्लैंड से उनको यहाँ लाना होता था। मगर अब जब उनको दीवानी राइट्स मिली तो लोग टैक्स डायरेक्टली देने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से जो सारा टैक्स है इंडिया के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की के लोग हैं, तो उनके पास डायरेक्टली क्या आने लगा? उनके पास रेवेन्यू आने लगा इंडियन करेंसी में ही। तो जिसकी वजह से वो इंडिया से इंपोर्ट कर सकते थे फिर जो भी उनको स्पाइसेस, रॉ मटेरियल्स, कॉटन, म्यूसलिन, जूट, बाकी सब चीज़ें चाहिए होती, खासकर बंगाल प्रोविंस से, जिसमें बंगाल आता है, उड़ीसा आता है, बिहार आता था। ठीक है, तो कल हमने ये चीज़ पढ़ी। आज हमने पढ़ेंगे रेवेन्यू फॉर द कंपनी, ये हमारा आज के टॉपिक है। तो एक बार जो कंपनी दीवान बन गई, मतलब कंपनी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई बंगाल प्रोविंस की, तो उसने अभी तक कंपनी अपने आप को एज ए ट्रेडर ही देख रही थी। मतलब कंपनी का अभी भी कोई ये नहीं था कभी कि हम इंडिया पे रूल कर सकें। तो रूल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि इंडिया में जो रेवेन्यू सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मतलब इंडिया में पॉपुलेशन भी, जैसे मैंने आपको कल बोला, इंडिया में 3 करोड़ की पॉपुलेशन थी उस टाइम बंगाल में ही, जिसकी वजह से जो फैमिन हो गया, फैमिन की वजह से 1 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। अराउंड 33% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल पेरिश्ड इन दैट फैमिन। फैमिन मैंने आपको बोला था भुखमारी कहते हैं, जब बारिश नहीं होती है या एग्रीकल्चर प्रॉपरली से मैनेज मेंटेन नहीं होता है, तो उसकी वजह से सबसे पहले ड्रॉट होता है। ड्रॉट का मतलब है सूखा, जब बारिश नहीं होगी या प्रॉपर इरिगेशन नहीं होगा तो उससे सूखा आ जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स उगेंगे नहीं। एक बार क्रॉप्स नहीं उगेंगे उसकी वजह से फूड काफ़ी कम प्रोडक्शन होगी, एंड फूड काफ़ी कम प्रोडक्शन हुई तो उसकी वजह से फैमिन हो जाता है। मतलब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाता है एंड लोगों की मास लेवल पे डेथ हो सकती है। तो वर्स्ट केस ऑफ फैमिन जो है वो बंगाल में देखा गया था इन 1770s। एंड इसका रीज़न ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको जब दीवानी राइट्स मिली थी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन काफ़ी किन के पेजेंट्स के ऊपर लगा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हमारे लिए बेटर है कि हम पेजेंट्री या फार्मिंग छोड़ ही दें और कुछ कोई और काम करें या इस बंगाल प्रोविंस से हम चले जाएं। उसके अलावा जो आर्टिजन्स थे उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो गई, एंड उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि हमारे लिए बेटर है कि हम इस एरिया से चले जाएं। सो स्टूडेंट्स, कल आज हमने ये पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे रेवेन्यू द कंपनी। इन्होंने बोला कि हमें एक कंटिन्यू, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि उनके पास एक कंटिन्यू रेवेन्यू की स्ट्रीम रहे, बट ये जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि हम एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं कि किस चीज़ के लिए, ताकि हम एक प्रॉपर्ली असेसमेंट कर सकें, प्रॉपर्ली ये टैक्स कलेक्ट कर सकें। तो उनकी कोशिश ये थी कि हम रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें, एंड कॉटन एंड सिल्क को जितना हम सस्ती बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, हम उतना सस्ता खरीदें। इनका मेन मकसद ये था। जो भी इन्होंने किया, आर्मी लाई, जंगे लड़ी, इनका मेन रीज़न ये था ताकि इनका रेवेन्यू बढ़ जाए। ठीक है, तो कहते हैं कि 5 साल के अंदर, जैसे मैंने आपको बोला, जो कंपनी की वैल्यू थी गुड्स के जो उन्होंने प्रोड्यूस किए, उस रॉ मटेरियल से जो उन्होंने इंडिया से लाए, वो डबल हो गई। तो 1865 से पहले जो कंपनी है वो इंडिया से, जैसे मैंने आपको बोला, गोल्ड एंड सिल्वर से परचेज करते हैं, एंड उसके बाद जो रेवेन्यू है वो बंगाल से कलेक्ट करके उन्होंने ये सारे पैसा लाया ताकि वो इंडिया से ये सब सारी चीज़ें खरीदें। तो उनको इस चीज़ समझ आ गई कि बंगाल में जो इकानमी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो आर्टिजन वो भाग रहे हैं, एंड जो ये है पेजेंट्स है वो भी भाग रहे। तो इसकी वजह से 1770 में फैमिन हो गया, जिसकी वजह से 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन की डेथ हो गई। ये आप देख लीजिए, फिगर है इसमें वीकली मार्क। मुर्शिदाबाद देख लीजिए, बंगाल का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट था। ये मुर्शिदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है जो हुगली रिवर पे बेस्ड है, एंड यहाँ पर बिकॉज रिवर में पुराने ज़माने में सड़कें उतनी नहीं होती थी, जो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट जो होता था वो थ्रू वाटरवेज ही होता था।
तो उसके बाद इनको लगा कि अब इतने सारे लोग मर रहे, भुखमरी हो रही है, फैमिन हो रहे हैं, ड्रॉट्स हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकें। तो उन्होंने ये बोला जो हमारी जो अगर जो इकानमी है अगर वो ख़राब है तो एक कंपनी जब तक इकानमी ख़राब होगी कंपनी तब तक रेवेन्यू कहाँ से लाएगी। जो मोस्ट ऑफ द जो खुद कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे मुलाजिम थे, उन्होंने खुद क्या किया, उन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट की थी लैंड में। मतलब उनको दीवानी जब दीवानी राइट्स उनको मिली तो उनको उन्होंने अपने ऑफिशियल्स में बहुत सारे लैंड्स को बांटा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ऑब्वियसली आप उनके अपने पास इस चीज़ का कंपनी के अपने ऑफिशियल्स के पास उनके पास वो डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स बने थे। जो भी अगर रेवेन्यू कम आ रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी किसको, कंपनी को ही, क्योंकि रेवेन्यू अल्टीमेटली उन्हीं को मिल रहा था। अगर इकानमी में कुछ इशू होती, एग्रीकल्चर में या आर्टिजन्स का कोई इशू होता, इट डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली ऑन द इकानमी एंड डायरेक्टली ऑन द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेशन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहते हैं सवाल ये है कि ये कैसे किया जा सकता है। अगर 2 साल का डिबेट है, अगर आफ्टर 2 डेकेड्स, एक डेकेड होता है 10 साल, 2 डेकेड होते हैं 20 साल, तो 20 साल कंपनी ने इस बात पे डिबेट किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। एंड फाइनली 1793 में उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब इस सेटलमेंट सिस्टम क्या कहता था, ये कहता था जो भी राजा है या तालुकदार है, ठीक है, तालुक ज़मींदार, ठीक है, हम उनको मानेंगे एज अ ज़मींदार। अब हम कब बोलेंगे, अब हमें पेजेंट जो थे, जो फार्मर्स थे, हम उनसे रेंट कलेक्ट करेंगे और जो रेवेन्यू है, जो सारा रेवेन्यू वो कहाँ जाएगा, कंपनी को। और जो इन्होंने ये टैक्स फिक्स किया, इन्होंने बोला कि ये कम परमानेंटली ये करना, ऐसा नहीं कि एक में एक, मतलब आज एक तो कल, आज आप देंगे तो दूसरे महीने नहीं देंगे, नहीं, ये अब आप एक बार टैक्सेबल आप बन गए तो आपको हमेशा ये टैक्स देना है, चाहे आपकी प्रोडक्शन हो या ना हो। उसके अलावा ऐसा भी था कि दिन ब दिन ये टैक्स जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा बाई सम परसेंटेज बेसिस। तो उन्होंने बोला ऐसा एक चीज़ होगा जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके पास कंटिन्यू इनकम इससे आ जाएगी। एंड जो ज़मींदार है अब उनको भी बोला गया आपको भी थोड़ा हम इसमें पैसा दिया करेंगे, तो आप भी यू टू मेक श्योर कि आप जो एग्रीकल्चर है उसको आप ये ना गिरने ना दो। तो इससे क्या हो गया कि ज़मींदार जो है जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगी, अब पेजेंट्स पिसते थे, फार्मर पिसते थे, बट जो ज़मींदार था वो भी प्रॉफिटेबल हो रहा था, उसके पास पावर भी आ रहा था। एंड जो एट द एंड ऑफ द डे जो ये थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा था। अब है द प्रॉब्लम, द परमानेंट सेटलमेंट जो हुई ना 1793 में, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो कंपनी के मुलाजिम थे ना, इनको यही लगा, इन्होंने ये देखा कि जो ज़मींदार थे तो उनको बिल्कुल मतलब एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने का कोई शौक़ नहीं है। इनफैक्ट जो रेवेन्यू है ना, उन्होंने इतना ज़्यादा हाई रखा था कि ज़मींदार इतनी पे नहीं कर सकते थे। एंड इन्होंने ये भी एक रूल निकाला ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि जो कोई भी रेवेन्यू अपना पे नहीं कर सकता है तो उसको हम उससे ज़मींदारी छीन लेंगे। तो क्या होता था, अगर आपने टारगेट रखा था 1 करोड़ का एक ज़मींदार से और उस 1 करोड़ नहीं आता था, एक तो वो आप सारा पैसा लेते थे, उसके अलावा उस ज़मींदार की ज़मींदारी आप छीनते थे। एंड फिर उस ज़मींदारी को छीन के आप एक ओपन मार्केट में ऑक्शन करते थे। ऑक्शन मतलब आप बेच देते थे कि जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा उसी को वो ज़मीन दी जाती। तो कहते हैं कि पहले जो 19th सेंचुरी मतलब 1800 से स्टार्ट, मतलब 1800 से 1810 तक चीज़ें ठीक होने लगी, ठीक है, मार्केट में जो प्राइसेस है चीज़ों के वो बढ़ने लगी। एंड जो कल्टिवेशन है मतलब जो खेती बाड़ी है वो भी ठीक होने लगी। इससे क्या हो गया, इससे जो ज़मींदार है उनकी इनकम काफ़ी बढ़ गई। बट इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, जो कंपनी है, कंपनी की टैक्सेशन में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी कुछ टैक्स फिक्स किया हुआ था। तो अगर रेवेन्यू में, अगर एग्रीकल्चर में ऑलरेडी इंप्रूवमेंट हो रही थी तो वो डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा था ज़मींदार को, बट कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो इसमें दिखाया कि जो ज़मींदार हैं उनको अपनी कंपनी में भी उनको अपनी इसमें ना इसमें ज़मीनों में भी कोई ये इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहे थे कि ज़मीन में कोई इम्प्रूव हो। रादर देन वो क्या काम करते, उनको बस अपने रेवेन्यू स्ट्रीम जो उनको अपना हिस्सा था उनको वो मिलना चाहिए, मिनिमम टैक्स मिलना चाहिए। फिर वो लोगों को कैसे पिसते, लोगों को कैसे मारते, लोगों को कितना ज़्यादा टैक्स करते, उसके साथ इनको कोई गरज नहीं था। तो आगे हम चलते हैं और हमने ये भी देखा जो विलेजेस में जो कल्टिवेटर्स है, कल्टिवेटर्स मतलब होते हैं काश्तकार, जो काम करते हैं, जो एग्जैक्टली उगाते हैं। देखिए ज़मींदार वो होता है जिसको हम बोलते हैं लैंडलॉर्ड, जिसकी ज़मीन होती है, वो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो लैंडलॉर्ड जो है वो खुद ज़मीन पे काम करे। बट जो काश्तकार होता है, जो पेजेंट होता है, जो फार्मर होता है, वो ज़मीन पे, यहाँ हमने कल पढ़ा था लैंडलेस लेबर के बारे में, वो एक्चुअली ज़मीन पे काम करता है। तो जो रेंट वो पे करता ज़मींदार को काफ़ी ज़्यादा हाई थी, उसके पास कोई हक नहीं था ज़मीन पे, क्योंकि अगर कुछ भी हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती।
तो अगर वो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेता था। कहाँ से? ज़मींदारों से, और जो लोकल मनी लैंडर्स थे, जो लोकल लोन देते थे, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेता था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो गरीब लोग हैं, जो फार्मर है, उनको काफ़ी ज़्यादा क्या करना पड़ा, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब लोन्स लेने पड़े इन्हीं मनी लैंडर से, इन्हीं ज़मींदार से, जिसकी वजह से वो कभी इस लोन के चक्कर से नहीं निकल पाए, इस सूद से कभी वो नहीं निकल पाए। ठीक है, तो ऐसा है कि अगर वो अपना कर्जा नहीं, तो उनकी जनरेशन, उनके बेटे, उनके पोते, उनके बच्चे किन का कर्जा चुका रहे थे? अपने बाप का, अपने दादा का, अपने फोर फादर्स का। तो अब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये सही चीज़ें नहीं हो रही है, पेजेंट गरीब हो रहे हैं, लैंड ख़राब हो रही है, ज़मींदार अमीर हो रहे हैं, और सिर्फ नुकसान हो रहा है कंपनी को, क्योंकि जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो फिक्स्ड है। तो उन्होंने एक काम किया, कंपनी ने, उन्होंने बोला हम एक नया सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करेंगे। तो रेवेन्यू जो है वो फिक्स करेंगे परमानेंटली, बट ऐसा इतना फिक्स करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसमें उसके जो भी खर्चे हैं वो सारे पूरे होने चाहिए। तो कहते हैं कि द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, जो आज हम जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट थी, एक इंग्लिश मैन था, उसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। उसने एक सिस्टम बनाया जो स्टार्ट हो गया 1822 से। इसमें उसने बोला कि जो विलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक सोशल एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडियन सोसाइटी, एंड इसको बचाने की ज़रूरत है। तो उसने ये बोला कि हम एक ऑफिस बनाएंगे जिसको हम बनाएंगे, बोलेंगे द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर। आजकल भी आप देखेंगे जो डीसी होता है हमारे शहर में जो होता है, उसको हम प्यार से, या उसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, वर्निकुलर लैंग्वेज में हम कलेक्टर साहब बोलते हैं। तो कलेक्टर्स 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। तो जो कलेक्टर है वो विलेज से विलेज आता था, उसने काम किया, वो लैंड इंस्पेक्ट करेगा, जो भी फील्ड्स है उनको मेजर करेगा, एंड ये भी देखेगा कि किस फील्ड पे, किस ज़मीन पे किसका हक है, मतलब कौन सी ज़मीन किसके नाम पे है, कौन सी लैंडलॉर्ड के नाम पे, कौन सी छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो ज़मीन की होती है वो किन लोगों के नाम पे है। मतलब एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया में पहली बार यूपी में स्टार्ट किया। उसका नाम था इंग्लिश मैन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम था, देखिए मैं आपको पेन से इसको अंडरलाइन करता हूँ, इसका नाम था, ओके आई क्लोज एट फर्स्ट, हॉल्ट मैकेंजी उसका नाम था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने बोला कि हर प्लॉट में, हर गांव में एक रेवेन्यू जो है वो हर विलेज को पे करना पड़ेगा। कि हर एक, उन्होंने ना एक ब्लॉक काइंड ऑफ, एक जो विलेज है, एक गांव जो है, उसको एक ब्लॉक्स में डिवाइड किया, एंड ये बोला कि हर ब्लॉक को मिनिमम इतना रेवेन्यू पे करना होगा। ठीक है, और जो ये डिमांड है, इट वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स। तो अभी तक जो बंगाल में प्रॉब्लम को ये हो रही थी कि उन्होंने एक ही बार अपनी रेवेन्यू, अपनी जो टैक्स स्ट्रीम है उसको फिक्स किया था, बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। यहाँ पर ये इशू आ रहा था, इन्होंने बोला कि नहीं, जितना ज़्यादा टैक्स आएगा उतना ज़्यादा। तो ज़मींदार से ये राइट छीन के ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन से राइट छीन के अपने ही जेब ज़्यादा भरना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अगर ज़्यादा रेवेन्यू आ गया तो उससे किसको बेनिफिट होगा, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो परमानेंट सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस थी वो स्टॉप हो गई। तो अब उसने बोला कि जो कलेक्टर्स है गांव-गांव जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे सब कुछ, एंड ये जो चार्ज है रेवेन्यू कलेक्ट करने का एंड कंपनी को देने का, ये किसको दिया गया, ये ज़मींदार से छीन के किसको दिया गया, सरपंच को दिया गया। ठीक है, सो अ पैरेलल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स, जिसको जहाँ से एक ज़मींदार थे, जो ज़मींदारों को हम इंग्लिश में एरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं। तो सो यू कैन से द पावर ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू was taken away from the aristocrats and instead given to the bureaucrats। तो ब्यूरोक्रेसी की जो इन्फ्लुएंस थी, उनको पावर था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, एंड ज़मींदारों का जो इन्फ्लुएंस था वो कंपेरेटिवली कम हो गया। एंड इसी को हम बोलते हैं महलवारी सिस्टम। इस सिस्टम को बोलते हैं, स्टूडेंट्स आप काइंडली इस चीज़ को नोट करें, इसको बोलते हैं महलवारी सिस्टम। तो आज हम लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं मुनरो सिस्टम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, रिपीट करो मेरे साथ, मुनरो सिस्टम। तो कहते हैं कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं इन द साउथ ऑफ बंगाल, ठीक है, वहाँ पर उनको भी ये आइडिया आ गया कि नहीं, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस जो है उससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक नया सिस्टम डिवाइस किया जिसका नाम था रोटवारी सिस्टम या रोटवार सिस्टम। तो उन्होंने बोला पहले हम एक छोटे पैमाने पे ये चीज़ स्टार्ट करेंगे, एंड उसके बाद अगर हमें ये सिस्टम ठीक लगा तो हम इसको थोड़ा इंक्रीज़ भी करेंगे। तो उन्होंने स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया,
यूजुअली आप जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ पर यूजुअली क्या होता था, आप देखेंगे अक्सर जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे कंपनी के, वो यूजुअली आर्मी के होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी एक एक्सपेंशनिस्ट ट्रेडिंग कंपनी होती है वो ज़्यादा हायर करते हैं आर्मी ऑफिसर्स को ही अपनी रैंक्स में, ठीक है, क्योंकि उनको सिर्फ ट्रेड नहीं करना, ट्रेड के साथ साथ उनको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो एक कैप्टन था, उसका नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। तो उन्होंने छोटे पैमाने पे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने ये स्टार्ट की, ठीक है। ये कब हुआ, जब टीपू सुल्तान के साथ जंग हो गई, ठीक है। एंड अल्टीमेटली कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के बाद इस सिस्टम को डेवलप किया थॉमस मुनरो ने, ठीक है। तो अब और फिर जो एंटायर साउथ इंडिया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया है, जो इंडिया में जंग हुई है जो ईस्ट इंडिया कंपनीज की, सबसे पहले उन्होंने जंग जो हुई थी वो बंगाल में हुई थी, उसके बाद महाराष्ट्र में मराठास जो हमने आपको पढ़ा, उसके बाद मैसूर साउथ इंडिया में आता है। साउथ आपको पता है, साउथ इंडिया के जो नीचे वाला एरिया है उसको हम साउथ बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर उन्होंने सिस्टम, वहाँ पर जो 1799 में हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान को उन्होंने हराया, तो उन्होंने सोचा फिर ये मुनरो सिस्टम हम कहाँ इंस्टॉल करेंगे, साउथ इंडिया में। तो उनको लगा कि साउथ इंडिया में ज़मींदार नहीं है, जैसे नॉर्थ इंडिया में या बंगाल में या यूपी में थे वैसे वहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने बोला ये जो सेटलमेंट है ये हम डायरेक्टली किसके साथ करेंगे, ये रोटवारी सिस्टम जो है हम डायरेक्टली काश्तकारों के साथ करेंगे, जिन्होंने पहले से ही, जिन्होंने हज़ारों सालों से, कई सौ सालों से अपनी ज़मीन पे काम करते आ रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि जो ये फील्ड्स है हम इनको केयरफुली सेपरेट करेंगे एंड एक सर्वे करेंगे इनका कि कितनी ज़्यादा फील्ड्स है, किस इंसान के पास, किस कल्टिवेटर के पास कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। उसके बाद मुनरो ने ये सोचा कि जो ये ब्रिटिश सिस्टम है इसको ये देखना चाहिए, उस शुड एक्ट एज ए पैटर्नल फादर फिगर्स। पैटर्नल मतलब होता है फादर की साइड से, ठीक है। उन्होंने बोला कि जैसे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़मींदारी सिस्टम नहीं है, यहाँ ज़्यादा जुल्म नहीं हो रहा है, तो हम जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं हम उन्हीं को डायरेक्टली उनकी सरपरस्ती करेंगे एंड टैक्स हम उन्हीं से ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लास्ट टॉपिक है आज, ऑल वॉज नॉट वेल। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के अंदर अंदर ही कुछ नए सिस्टम डेवलप किए गए। अभी तक हमने 2 रोट वाले सिस्टम पढ़ा, कैप्टन मुनरो सिस्टम पढ़ा, बाकी सिस्टम्स भी पढ़े। अब इन्होंने सोचा कि ये भी अब सही चीज़ से नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई नया सिस्टम डिवाइस करना चाहिए टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने यही उनको, बट अभी भी ये मकसद था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, इंडिया पे राज करने का अभी भी इनका कोई डायरेक्टली शौक नहीं था। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला हम जो इनकम है लैंड से वो इंक्रीज़ करेंगे, और जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स है, ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उन्होंने बोला कि जो हम रेवेन्यू डिमांड करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रखेंगे। हम जो पेजेंट्स हैं वो अभी पे नहीं कर पा रहे थे, जो रोटवारी सिस्टम में जो रॉयट्स होते थे तो वो भी अपने अपने गाँव से भाग गए। एंड बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां गांव बिल्कुल ही खाली हो गए। तो जो ऑप्टोमिस्टिक ऑफिशियल्स थे, मतलब ऐसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे, जिन्होंने अपनी जगह सोचा कि ये जो सारे सिस्टम हैं इससे क्या होता है, इससे तो कुछ होता नहीं है, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो काश्तकार है वो एक काफ़ी ज़्यादा रिच फार्मर बने, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर काश्तकार अच्छा फार्मर बना, इसका मतलब है एग्रीकल्चर लैंड इंप्रूव हो गया, जिसका मतलब है हमारी टैक्सेशन भी डायरेक्टली इंप्रूव होगी। देखिए इंडिया में भी आज यही सिस्टम चल रहा है, अगर लोग अमीर हो गए तो उससे गवर्नमेंट गरीब नहीं होती, जितना ज़्यादा लोग अमीर होंगे उतना ज़्यादा वो टैक्स देंगे और उतना ज़्यादा भी गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए दिस इज द लेसन फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा अबाउट रोल इन द कंट्री साइड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है। माय नेम इज़ डॉक्टर मतीन, आई एम योर टीचर फॉर सोशल साइंस। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको कोई भी ये चाहिए कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जूम क्लास पे आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।